हेडक्वार्टर पहुंचकर मुझे उस्मान के मुतल्लिक मज़ीद मालूमात हासिल हुई। वो हमारा खसूसी मददगार था और अब तक हमारे लिए बहुत से कारनामे सरअंजाम दे चुका था। हमारे अफसरान उस्मान जैसे मुहिब वतन लोगों के ताउन से रज़ाकारों पर मुश्तमिल मुजाहिद फ़ोर्स, जिसने आगे चलकर अल-बदर और अश-शम्स की शक्ल इख्तियार की, मुनज़्ज़म करने के लिए कोशान थे। और उस्मान इस इलाके में हमारे लिए खसूसी खिदमात अंजाम दे रहा था। वो एमए का तालिब इल्म था, लेकिन अपना सब कुछ दाव पर लगाकर हमारे लिए काम कर रहा था, क्योंकि ऐसे लोग जो खुलकर हमारी हिमायत करते थे या हमारे साथ अमली खिदमात अंजाम दिया करते थे, जल्दी या बदेर मकामी गद्दारों की वजह से मुक्ति बाहिनी की तखरीबकारों की नज़र में आ जाया करते थे, और इसके बाद इनका अंजाम हमारे तसव्वुरात से भी ज़्यादा भयानक होता था। फ़िलहाल मैं रेस्ट पर था। करीबन 11 बजे के बाद ज़ाब्ते की कार्रवाइयों से फारिग होकर मैं इसे अपने साथ जीप में बिठाकर घर छोड़ने जा रहा था। मैं अपने इस फेल की तौजीह पेश करने से कासिर हूँ कि बुनियादी तौर पर मैं एक पेंडू था, एक ऐसा देहाती फौजी जिसे ज़िंदगी ने जज्बात की बजाय हक़ाइक़ परस्ती का सबक पढ़ाया था। हर नौजवान की तरह रिवायती मोहब्बत से मैं भी दो चार था। मेरे घर के पिछवाड़े रज़िया रहती थी। जब वो जिस्त के बर्तन में दूध दोती तो इसकी खनक मेरी रूह को बालीदगी अता करती थी। हम दोनों एक दूसरे से इस तरह मोहब्बत करते थे जिस तरह समुंदर अपने पुराने पानियों से किया करता है। रज़िया अनपढ़ थी, लेकिन वो बहुत पढ़ी लिखी भी होती तो इससे क्या फ़र्क पड़ता। रसीले जज्बों की चांदी जब इसकी आंखों में चमकती तो एक तमानियत सी धूप की तरह मेरे अंदर फैल जाती। इस सुकूने आशना कैफियत का इजहार करने के लिए दुनिया भर के लफ्ज़ों की झोलियाँ खाली दिखाई देती थीं। वो शायरी नहीं जानती थी कि अपनी दिली कैफियत के इजहार में किसी तहजीब से काम ले सकती, लेकिन बात करने का जो ढंग से आता था वो किसी शायर के दीवान में नहीं मिल सकता था। वो दूध मक्खन की पली बांकी सजीली नार थी। इसके अंग अंग में दीवान लिखे जा सकते थे। इसे देखकर रुबाइयाँ तख्लीक की जा सकती थी। हमने पित्तल की अंगूठियों से लेकर रेशमी रुमालों तक का सफ़र इतनी सरत से तय किया था कि रोशनी की रफ्तार भी इसके सामने हीज नज़र आती थी। जब गांव के मकतब में मौलवी साहब लड़कों और लड़कियों को दो रोइया कतारों में बिठाकर दरस दिया करते थे, तो हमारे लाशऊर में सुई साहिबा और मिर्ज़ा की कहानियाँ जाग पड़ती थी। मैंने जब से शऊर की आँख खोली, खुद को नमाज और कुरान पढ़ते पाया। जिस रोज़ पहली दफ़ा रज़िया ने एक क्रोशिये से गाढ़ा हुआ रुमाल सस्ती खुशबू में भिगो कर मुझे थमाया, इसी रोज़ मुझे इस साईं बाबा से अकीदत हो गई जो हमारे गांव के बाहर बूढ़े बरगद के दरख्त तले धूनी रमाए सारा दिन चुपचाप बैठा रहता और रात को इसकी पुरसोज बांसुरी फिजाओं में हीर रांझे की सच्ची मोहब्बत समोती रहती। इनके खेत हमारे खेतों से मुल्हिक थे। जब वो सर पर लस्सी का बर्तन उठाए नंगे पाँव हरी भरी पगडंडियों पर खरामा खरामा अपने बाप को रोटी देने खेतों में जाती तो मैं आंखों में इंतज़ार की जोत जगाए पहले से रास्ते में इसका मुंतज़िर हुआ करता था। हम दोनों जी भर के बातें करते, लेकिन वो अमूमी सी बातें हुआ करती थीं। हम वो कुछ न कह पाते जो हमें एक दूसरे को कहना होता। जब कभी ऐसा मौका आता, एक सकूत सा हम दोनों पर तारी हो जाता। लफ्ज़ों के गुलदस्ते हाथों में धरे रह जाते और मफ़हूम की खुशबू आगे निकल जाती थी। बालीदगी हासिल करने तक इस जज्बे की शिद्दत रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला गया। एकेडमी ज्वाइन करने के बाद वो सरकश मौजें पुरसकून होने लगी, लेकिन मोहब्बत की वो कंदील जो मेरे मन मंदिर में रज़िया ने जलाई थी कभी बुझ न सकी। घर ख़त लिखते हुए मैं रज़िया कैसी है लिखता तो जवाब में रज़िया सलाम कहती मौसूल हो जाता। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुग़यानों में ठहराव सा आने लगा और मैं समंदर की तरह पुरसकून हो गया। जब कभी गाँव आता वो मुझे अपने हाथों से मेरे लिए बनाई हुई कोई ना कोई चीज़ ज़रूर खिलाती थी। ढाका आने से पहले भी इसने मुझसे कहा था, साहिब जी वहाँ जाकर इस अनपढ़ देहातन को भुला न देना। अरे पगली कहीं की, भला कोई ख़ुद को भी भुला पाता है? तुम मेरा हिस्सा हो रज्जो, तुम्हारे बगैर मेरी पहचान खो जाएगी। मुझे इस मकाम तक पहुँचाने में मेरे बाप बाप की रियाजतों के बाद सबसे ज़्यादा हिस्सा तुम्हारी दुआओं का है। मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा इसका हाथ अपने तपते हुए हाथों में लेकर और गर्म जोशी से दबा कर ये बात कही थी। मेरे जवाब ने इसकी आंखों में एक तमानियत भरी रोशनी भर दी थी, लेकिन आंसा को देखकर न जाने क्यों वो सब कुछ माजी का हिस्सा दिखाई देने लगा था। जो लोग ये कहते हैं कि मोहब्बत ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होती है, इनका वास्ता बंगाल के जादू से नहीं पड़ा, वो जादू जो सर चढ़ कर बोलता है। घर के दरवाजे पर हमारा इस्तकबाल आंसा ने किया। उस्मान के साथ मुझे देखकर इसके दरवाजे से लगी उंगलियों में लर्जिश पैदा हुई, लेकिन चंद ही लम्हों में इसने अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। आप यहाँ इसने मेरे सलाम का जवाब देकर खुशी और हैरत के मिले जुले जज्बात से मेरी तरफ देखा। उस्मान इसी असना में अपने दूसरे घर वालों को तशफ़ी देने जनान खाने में चला गया। वो लोग इसके मुतल्लिक तशवीश में मुब्तला थे, क्योंकि पिछले 4-5 रोज़ से वो बगैर कुछ बताए घर से गायब रहा था। जी हाँ, मैंने सोचा आज आपकी मेहमान नवाजी भी देख लें। न जाने कैसे ये सब अल्फाज मेरे होंठों से फिसल गए। जवाब में आंसा सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई।
अब्बू ये हैं वो मेरे मोहसिन जिन्होंने उस रोज़ मेरी जान बचाई थी। इसने मेरी सिमत पलकें उठाकर अपने वालिदैन से कहा, बेटा इस रोज़ तो तुम ठहरे ही नहीं, किस मुँह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। इसके मुअज़्ज़ज़ वालिद ने मेरे सलाम का जवाब देकर मेरे सर पर दस्ते शफ़क़त रखते हुए कहा, आप लोग तो मुझे शर्मिंदा करने पर तुले हुए हैं। मैंने हंसते हुए माहौल की संजीदगी से निजात चाही। जाओ बेटी चाय तो ले आओ, आंसा के वालिद ने इससे कहा और वो अपनी खुशबू फिजाओं में बिखेरती हुई वहाँ से चली गई। आंसा के वालिद ने उसके जाते ही मुझे घेर लिया। बेटा कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है, अच्छा ये बताओ हालात कब तक ठीक होंगे। हाय बेटा तुमसे क्या कहूँ, कैसी कैसी कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया था। न जाने किस जालिम की नज़र खा गई हमारे सुनार धरती को। इनके पास पूछने और कहने के लिए इसके अलावा था ही क्या, और मेरे पास जवाब देने के लिए वही तिफल तसलियाँ थीं जो हम अपने हेडक्वार्टर में भी एक दूसरे को देते रहते थे। सब कुछ जानते बूझते हुए भी नहीं कर पाते थे। इतना हौसला लाते कहाँ से, कैसे अपनी ज़ुबान से बदशुगनी के अल्फाज निकालते। मेरी तरह वो लोग भी जानते थे कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो मेरा दिल कबूल नहीं करता, लेकिन वहाँ सबकी हालत ऐसी ही थी। हम लोग इसी तरह एक दूसरे को तसल्लियाँ दिया करते थे, जैसे किसी के इकलौते बच्चे की वफ़ात पर इसे सब्र करो हौसला रखो कहा जाता है, ये जानते हुए भी कि ये दोनों बातें नामुमकिन हैं। हम सब इस सूरत हाल का शिकार थे जब सच्चाई पर यकीन करने को जी नहीं चाहता, जब हकीकत पसंद इंसान भी झूठ की गोद में पनाह लेने पर मजबूर हो जाता है। बेटा काश तुमने वो दौर देखा होता जब हमने आज़ादी की जंग लड़ी थी। खुदाया ये दिन देखने से पहले मौत क्यों ना आ गई। बूढ़े बिहारी ने आंखों पर लगी ऐनक के शीशों को अपनी धोती के पल्लू से साफ करते हुए आह उभरी। मैं इन्हें कैसे बताता कि मैंने भले वो दिन देखे नहीं, उन्हें महसूस किया है। मैं उन लोगों के बीच पला बड़ा हूँ जिन्होंने गुलामी से निजात पाने के लिए अपना सब कुछ तहे तेग कर डाला। दौलत और जान ही नहीं, आबरू भी आज़ादी की देवी की भेंट चढ़ा डाली, तब कहीं जाकर ये खिताब पाया था। और आज गर्दिशे ज़माने ने वो दिन दिखा दिया है कि जिस जज्बे से लोगों ने आज़ादी की जंग लड़ी थी, इससे कई गुना ज़्यादा नफरत की आग में फनकते हुए वो तासुब का मार्का सर करने की फिक्र में थे। ये मामूली इनकलाब नहीं था। क्या क्या क़यामतें न टूटी होंगी इन पर जिनकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था, और वो महज तमाशाई बनकर रह गए थे कि बेचारे बेबस थे। चाचा की बातों ने फ़िज़ा को सोगवार कर दिया था। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला बर्तनों के खनकने की आवाज़ से टूटा। आंसा हाथों पर ट्रे सजाए अंदर दाखिल हुई। मुआफ़ करना बेटा, हमें मोहल्ले में एक 40वें में जाना है। बेचारे का एक ही बेटा था जिसे ज़ालिमों ने डस लिया। इस घर को अपना घर समझना, आते रहा करो। जहाँ दीदा निगाहों वाली चाची ने शायद अपनी बेटी का महफूज मुस्तकबिल ढूंढ लिया था, या फिर आंसा की तरह इसने भी मेरी चोरी पकड़ ली होगी। उस्मान के साथ वो भी बैठ गई और हम तीनों मशीक़ी पाकिस्तान के दर्द में डूब गए। उस्मान को अफसरान ने हमारी अचानक मुलाकात होने के बाद मेरे साथ ही अटैच कर दिया था। अब एक तरह से हमें मिलकर साथ काम करना था। जिस इलाके में इन लोगों का क़याम था वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की आबादी पर मुश्तमिल था, और शाज़ो नादर ही कोई ऐसा घर होगा जिसका एक आध फर्द रज़ाकार नहीं था। इन लोगों को असला और तरबियत हमने ही दे रखी थी, और मुख्तलिफ़ कंपनियों की शक्ल देकर उन्हें मुख्तलिफ़ यूनिटों से मरबूत कर रखा हुआ था। इनकी ड्यूटियों की नौइयत भी मुख्तलिफ थी। इससे ज़्यादातर मकामी नज़्म नसक की बहाली का काम ही लिया जाता था, लेकिन जोशे जिहाद का ये आलम था कि वो लोग मिन्नतें करके हमारी छापा मार पार्टियों के साथ जाया करते थे, जो ज़्यादातर सरहद के साथ साथ लगी मुक्ति वाहिनी के ट्रेनिंग कैंप और असले के मराकज़ को निशाना बनाया करती थी। अचानक बाहरी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई और उस्मान माजरत करता हुआ उठकर चला गया। इसके बाहर निकलते ही मेरा दिल ज़ोर से धड़का। कैसा लगा हमारा घर, इसने अपनी कटोरा सी आंखों से फसूं फूंकते हुए मुझे मुखातिब किया। बहुत अच्छा, फ़ाइन, मैंने खुद को नॉर्मल करने के लिए खालिस फौजी लहजे में जवाब दिया। अब गोया इसने गेंद मेरी तरफ लुढ़का कर अपनी जान छुड़ा ली थी, और मुझे सूझ नहीं रहा था कि इससे क्या कहूँ। मैं जो कहना चाहता था वो अभी तक ज़हन में वाज़े नहीं हो रहा था। बस एक बेकली सी शुरू से अब तक लगी हुई थी। कॉलेज तो बंद हो गए मुझे, और कुछ ना सूझा तो इसी फिक्रे में पनाह ढूंढ ली। जी हाँ, इसने मुख्तसर सा जवाब देकर फिर मुझे इस भंवर में ला फेंका। बोर हो जाती होंगी आप तो, मैंने हौसला किया। हाँ, पहले पहल तो बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन अब मैं ज़्यादा वक्त ट्रेनिंग हासिल करने और ट्रेनिंग देने में गुजारती हूँ। ट्रेनिंग देने में? मैंने हैरत से पूछा। जी हाँ, मैंने राइफ़ल चलाना तो सीख लिया है। उस्मान भाई से लठबाजी भी सीखती हूँ, फिर वही मोहल्ले की दूसरी ख़वातीन को सिखाती हूँ। इसने मुस्कुराहट की चांदनी होंठों पर बिखेरते हुए कहा। कमाल है, इस रोज़ तो मैंने न जाने किस हवाले से इस रोज़ का जिक्र कर दिया। इस रोज़ की बात और थी जनाब, अब वो रोज़ कभी नहीं आएगा। इसके लहजे की संजीदगी ने मुझे भी संजीदा कर दिया, और एक मरतबा फिर हम दोनों खामोशी के तिलिस्म में फंस कर रह गए।
बाहरी दरवाजे पर फिर आहट हुई और आंसा ने उठकर जाना चाहा। मेरा हलक सूख रहा था। एक चीख अंदर से बुलंद हुई। मैंने एक गला खंखार कर इसके उठते कदम को लगाम देना चाहिए। एक लम्हे को वो रुकी। लम्हा ब लम्हा वक्त गुजरता जा रहा था। मैं खुद से लड़ता रहा क्या कहूँ, और वो चल दी। मैं इसकी चाल की मतानत में खो गया। इसके बालों और गर्दन का तनाव देखने लगा। यूं लगा जैसे कोई सपना देख रहा हूँ। वो अपनी कुर्बत की महक बिखेरती हुई मोमी पैरों पर चलती कमरे से बाहर चली गई और मैं खिला में चकराता रह गया। साथी था एक उस्मान ने अंदर आते ही ऐलान किया। मैंने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। बात मेरी ड्यूटी से मुतल्लिक थी, इसलिए फ़ौरन नॉर्मल हो गया। खैरियत, मैंने एक ही लफ्ज़ में सब कुछ पूछ लिया। कुछ अजीब सी बात बताई है, जैसूर से आया है, इसने जवाब दिया। फिर वो मुझे अजीब सी बात की तफसील बताने लगा और मेरे जहन में सोए दसवें बेदार होने लगे। दौराने गुफ्तगू आंसा अंदर आ गई। इसका चांद सा चेहरा बता रहा था कि इसने मेरे दिल का चोर पकड़ लिया था। थोड़ी देर बाद उस्मान के साथी के साथ मैं वापस हेडक्वार्टर जा रहा था। मामला ही कुछ ऐसा था। आंसा मुझे दरवाजे तक रुखसत करने आई थी। इसकी आंखें मुझसे शिकवा कर रही थी कि मैंने बात अधूरी क्यों छोड़ दी, सब कुछ क्यों न कह दिया। जो मुहिब्बे वतन बंगाली हमारे लिए काम कर रहे थे, उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए जो हमारी बेहिसी की वजह से शायद तारीख का हिस्सा तो न बन सकें, लेकिन इनकी याद हमारी नस्लें कभी न भुला पाएंगी। बाज़ बंगाली रजाकार खुद यात्रियों के भेस में सरहद पार चले जाते हैं या मुक्ति बाहिनी के हामी बनकर इनके साथ शामिल हो जाते हैं, और जब भी कोई अहम खबर उन्हें मिलती तो वो इसे अपनी जान हथेली पर रखकर जिम्मेदार अफराद तक पहुंचा देते हैं। उस्मान का यह साथी भी, जिसने रजाकाराना तौर पर सरहद अबूर की थी, एक निहायत अहम खबर लाया था। कबीर ने एक सरहदी इलाके में खुफिया कैंप की निशानदही की थी, जहां से मुक्ति बाहिनी को भारी मिकदार में असला देकर मशरिक़ी पाकिस्तान में दाखिल किया जाता था, और दुश्मन ये प्लान बना रहा था कि इस इलाके से हमले तेज़ कर दिए जाएं। उन्होंने अपना तोपखाना यहाँ छुपा रखा था और मंसूबा कुछ इस तरह तय पाया था कि ख़ास दिन मुक्ति बाहिनी के भेस में भारतीय अफवाज इस इलाके में काबिज होकर बांग्लादेश कायम कर देंगे। जालिमों ने इस घिनौने मकसद के लिए जो किस्सा मुंतखब किया था, वो सरहद के बहुत ही करीब एक रेलवे स्टेशन था। स्टेशन से सरहद तक का इलाका मुतनाज़ था। स्टेशन का सरहद की तरफ वाला प्लेटफार्म पाकिस्तान में था और आगे का इलाका भारत ने गज़ब कर रखा था। स्मगलिंग यहाँ क़याम पाकिस्तान के बाद ही ज़ोरों पर थी। रेलवे लाइन बिल्कुल सरहद के करीब से गुजरती थी और स्मगलरों की दीदा दिलेरी की इंतहा मुलाहिजा हो कि वो चलती ट्रेन से माल बाहर फेंक देते हैं, जो भारतीय स्मगलर बिला रोक टोक उठा कर ले जाते हैं। ये हालत तो वहाँ अमन के ज़माने में थी, जबकि दोनों तरफ की सिक्योरिटी फोर्सेज एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद स्मगलिंग पर काबू न पा सकी थीं, और जबकि एक तरफ से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और मदद भी शामिल हो गई थी, तो सूरत हाल का बखूबी अंदाज़ा किया जा सकता था। इस कस्बे के सामने और इर्द गिर्द का इलाका मैदानी है और वहाँ दूसरे इलाकों की तरह दलदल, जंगल और ऊंची नीची टकेरियाँ नहीं हैं और कोई नुमायाँ आबी रुकावट भी नहीं है। ऐसे इलाके टैंकों की जंग के लिए बहुत मौजूद समझे जाते हैं और दुश्मन का मंसूबा भी यही था कि वो खुले मैदानी इलाके से अपनी सरहद से पूरी शिद्दत के साथ गोलाबारी करेगा, जबकि वहाँ मौजूद पाकिस्तानी अफवाज की पोजीशनों के पीछे वाले रिवायती दलदली पहले से छुपे इनके साथी हमलावर वहाँ कब्जा कर लेंगे। अव्वल तो हमारे पास इतनी फौज थी ही नहीं कि हम मुल्क के चप्पे चप्पे में फैल जाते, फिर अंदरून और बैरून मुल्क से हम पर एक ही जैसी शिद्दत से हमले हो रहे थे। चूँकि ज़्यादा ख़तरा हमेशा घर के भेदियों से ही हुआ करता है, इसलिए हमारी तवज्जो भी ज़्यादातर अंदरून मुल्क अमन व अमान बहाल करने पर मरकूज़ थी और हमारा इरादा यही था कि अंदरूनी गद्दारों का सफाया करने के बाद बैरूनी दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया जाए। यही वजह थी कि सरहदों पर हमारी अफवाज की तादाद खासी कम थी और अमूमन एक एक कंपनी को मीलों तक फैला दिया गया था, जबकि एक कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा 1500 गज़ का इलाका सौंपा जा सकता था। उस्मान और कबीर मेरे साथ ही बाहर आए थे। मैंने इनका शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें रुखसत करना चाहा, क्योंकि थोड़ी देर बाद हमारा ग्रुप एक अहम मिशन पर इस इलाके में जा रहा था। मगर जब मैं उन्हें दरवाजे तक छोड़कर वापस आने लगा तो उस्मान ने मुझे पुकारा। भाई, वो मुझे इसी नाम से पुकारता था। मैं रुक कर इसकी तरफ मुड़ा। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन झिझक माने थी। कहो क्या बात है, मैंने इसे हौसला दिलाया। मैं सरहद के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। पहले हम लोग सरहद के करीब ही एक गांव में रहते थे, अब भी अक्सर वहाँ आना जाना रहता है। मेरी ख्वाहिश थी कि आप मुझे इस मिशन में अपने हमरा ले जाते। इसने बड़ी मिन्नत से ये बात कही थी। हम बंगाली रज़ाकार भाइयों को अक्सर ऑपरेशनों में अपने साथ रखा करते थे, क्योंकि ये लोग एक तो बंगाली ज़ुबान पर कुदरत रखते थे और दूसरा इलाके से भी वाकिफ़ होते थे। कदम कदम पर इनकी ज़रूरत पेश आती थी,
लेकिन आज जिस मिशन पर मैं जा रहा था, इस पर उस्मान को साथ ले जाने का तस्वुर ही बड़ा इंदोहनाक था। इसकी खिदमत का इल्म जब से इसकी फ़ाइल देखकर मुझे हुआ था, मुझे उससे अकीदत सी हो गई थी। वो अपने वालिदैन का सहारा था। ये हकीकत भी मेरे मद्देनज़र थी कि यहाँ हज़ारों ऐसे माओ के लाल थे जिनके बूढ़े वालिदैन, बहनें और बीवियाँ इनकी जुदाई का एक एक पल गिन गिन कर बिता रहे थे। लेकिन हम में और उस्मान में बहरहाल एक फ़र्क था। हम पेशावर फौजी थे और वो रज़ाकार। इसका मर्तबा हमसे 1000 गुना बुलंद था। इसने महज वतन से मोहब्बत की खातिर अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया था। मेरे भाई, जब तक हम जिंदा हैं तुम्हें ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। तुम लोग जो कुछ कर रहे हो वो इससे बहुत ज़्यादा है जो हम करते हैं। मैंने इसके कंधे पर शफकत से हाथ रखते हुए कहा, भाई ऐसी सआदत, बेफिक्र रहो, अभी बहुत मौके आएंगे। हमें अभी जंग लड़नी है, बहुत लंबी लड़ाई। मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, अच्छा खुदा हाफिज़। कबल इसके कि वो अगली बात कहता है, मैंने रुखसत चाहिए और वो दूसरी सिमत घूम गया। फ़ी अमानिल्लाह दोनों ने बैक ज़ुबान होकर दोहराया। शाम के बाद मैं ऑपरेशन रूम से मुल्हिक सिटिंग रूम में सुस्ताने के लिए एक आरामदेह कुर्सी पर लेट गया और एक पल का सुकून मुयसर आया तो आंसा अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ मेरी धड़कनों पर चलती दिल में आन बरांगी। रज्जों की दी हुई पित्तल की अंगूठियां जो आज भी मेरे गांव में मेरे ट्रंक में रखी थीं, इसके काढ़े हुए रेशमी रुमाल, इसका सजीला सराता, मेरा बचपन, हमारी तूफ़ानी मोहब्बत, सभी कुछ इसके सामने खशो खाक की तरह बहता चला गया। मोहब्बत की ज़हरा बड़ी तमकनत से मोहब्बत का तरशोल पकड़े मेरी सिमत बढ़ती चली आ रही थी। मैं अपना तज्जिया करने लगा। मैं कमज़ोर इंसान नहीं हूँ। मेरा इंतखाब सियानों की एक बोर्ड ने किया था। मेरी खसूसी लाइन भी वही लोग इख्तियार करते थे जो पत्थर के असाब रखते थे। लेकिन लड़ाई और मोहब्बत के मैदान में बड़ा फ़र्क है। मैं अकेला पहाड़ों से टकराने का भी हौसला रखता था, लेकिन प्यार का वो माउंट एवरेस्ट मेरी कुव्वत इरादी के सामने तनकर खड़ा हो गया था। इसे सर करने की तवानाइयाँ मुझ में नहीं थीं। तब मुझे इंसान की फितरी कमज़ोरी का तलख तजर्बा हुआ, जिससे कायनात के अजीम तरीन लोग दो चार हो चुके थे। खुद पर बैक वक्त हंसी आ रही थी और रोना भी आ रहा था। फरार की सारी राहें ही मसदूद हो चुकी थीं। जब ये डोर आंसा ने जीत ली तो मैंने खुद से एक कमिटमेंट कर ली कि अपने फ़राइज़ की राह में आंसा की मोहब्बत को कभी दीवार न बनने दूंगा। मैं राजपूत का बेटा था, मेरे पुरान जा सकते थे, वचन नहीं। वो कौल जो मैंने खुद को दिया था, इसे निभाने के लिए जितना सदक दरकार था वो मुझे विरसे में मिल चुका था। ख्यालों का ताना बाना अर्दली की आमद से टूटा, जो मेरे लिए कॉफ़ी का मग लिए अंदर दाखिल हो रहा था। अभी मैंने बमुश्किल 2 घूंट ही भरे थे कि ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खुला और एक चाको चौबंद हवलदार अंदर दाखिल हुआ। अर्जेंट मैसेज सर, इसने एड़ियाँ बजाईं। ओके कहता हुआ मैं फुर्ती से उठा और लपक कर ऑपरेशन रूम में दाखिल हो गया। वायरलेस ऑपरेटर अपने सामने रखे तेज़ी से पैगाम डिकोड कर रहा था। मेरी बेचैन नज़रें पैगाम पर टिकी हुई थी। टॉप सीक्रेट इतला की तफ्तीश की गई। दुरुस्त है, कागजात हाथ लगे हैं। 5 तारीख को हमला होगा। ओवर एंड ऑल डिस्कनेक्टेड सर। रेडियो ऑपरेटर ने अपने कानों पर चढ़ा हेडफोन उतार कर नीचे रख दिया। ओके, मैंने हाथ में पड़े मग से काफ़ी का आखिरी घूंट भरा और वही पैगाम लिए बाहर आ गया। चंद मिनट के नोटिस पर हम लोग इमरजेंसी मीटिंग रूम में इकट्ठे हुए थे। मेरे ख़ास ग्रुप के 10 जवान मेरे हमरा थे। दीवार पर लटके एक नक्शे पर हमारे कर्नल साहब अपने हाथ में पकड़ी छड़ी के ज़रिए मुख्तलिफ मकामात की निशानदही कर रहे थे। उन्होंने आड़ी तिरछी लकीरें मुल्हिका ब्लैक बोर्ड पर लगाकर हमारे जहन में टारगेट से मुतल्लिक तमाम जुजियात नकश कर दी थी। जेंटलमैन, दुश्मन की ओछी हरकतों का ये पहला बाकायदा जवाब है जो आप लोग इसे देने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है हमारा पहला तमाचा इतना भरपूर होगा कि दुश्मन के होश ठिकाने आ जाएंगे। अपनी रवायत की पासदारी करना तुम्हारा फ़र्ज़ अवलियन है। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो। वाकई दुश्मन के ख़िलाफ़ ये हमारी पहली पैरा ट्रूपर लैंडिंग थी। इससे पहले गो के भारतीय छाता बरदार अक्सर मशरिक़ पाकिस्तान में उतरते रहते थे, लेकिन हमने दुश्मन के इलाके में ज़मीनी कार्रवाइयाँ ही की थीं। अभी तक छाता बरदार मुहिम रवाना नहीं हुई थी। आप लोग खुशकिस्मत है, पहली सादत आपके हिस्से में आई। कर्नल साहब ने बारी बारी हाथ मिलाते हुए कहा और फिर वो अपनी नेक तमन्नाएं सौंप कर रुखसत हो गए। फॉल इन। कर्नल के जाते ही मैंने हुक्म दिया, तमाम जवान कतार में खड़े हो गए। अगले हुक्म पर वो कमांडर की मखसूस चाल से भागते हुए इस ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे जहां हमें अपना असली रूप इख्तियार करना था। छाता बरदार करूँ। अपने सीने पर एयर विंग सजाने के लिए जिन कड़े मसाइब से गुजरना पड़ता है, इनका अंदाज़ा कुछ वही जवान लगा सकते हैं जिन्होंने ये स्कूल पास किया हो। मेरे इन तमाम जवानों के सीने पर इनके छाता बरदार होने का निशान अपनी अजमत की गवाही दे रहा था। हमने जल्दी जल्दी हॉर्न्स पहने, ये वो पट्टियाँ होती हैं जिनसे जंपर बंधा होता है। दौरान तरबियत इन्हें पहनकर सारा दिन अजियतनाक मशकों से गुजरना पड़ता है।
तब हमें ये मुसीबत नज़र आती थी, लेकिन आज जब अमली मैदान में कदम रखने जा रहे थे तो हारंस महबूबा की जुल्फ़ों की तरह नर्म नाज़ुक और हल्के दिखाई दे रहे थे। स्टील हेलमेट, किट हवाई छाता बरदार, स्टेइंग लाइन, हुक, नायलन की रस्सियाँ, गर्ज हर चीज़ का मुआयना मैंने खुद पहले किया था। फिर तरबियत के मुताबिक हर छाता बरदार ने दूसरे को चेक किया। हमारे पहलुओं से हल्के हथियार बंधे हुए थे और पीठ पर बंधे क्रिस्टल में दूसरी अहम चीज़ें मौजूद थीं। चेकिंग का मरहला तय हुआ तो जवानों को दोबारा फॉल इन होने का हुक्म दिया गया और फिर वो मेरी सरबराही में कमांडो की पुरवकार चाल चलते इस ट्रक की तरफ जा रहे थे जिसने हमें करीबी एयरपोर्ट तक पहुंचाना था। फुर्ती का मुजाहिरा करते हुए बारी बारी तमाम जवान ट्रक में सवार हो गए। अंधेरे की दबीज चादर ने आहिस्ता आहिस्ता ढाका को अपने हसार में समेटना शुरू कर दिया था। शाम होते ही शहर वीरान सा हो जाता था। चारों तरफ एक पुरहोल सन्नाटा छाया था, बिल्कुल ऐसा ही सुकून जैसा समंदर में तूफान आने से पहले इसके ऊपरी पानियों पर पाया जाता है। कभी कभी किसी कोने से इक्का दुक्का फायरिंग की आवाज़ सन्नाटे का तकद्दुस मजरू कर देती। हमारे रास्ते पर मुश्तबा मकामात के नज़दीक रजाकार पहरा दे रहे थे। इनकी इक्का दुक्का गश्त करती जीपें कभी कभी हमारे सामने या दाएं बाएं से सेफ सिग्नल देकर आगे गुजर जाती। आहिस्ता आहिस्ता हम एयर बेस के नज़दीक होते जा रहे थे। मेरी तरह बाकी जवानों के जहन में भी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही अज़म था, दुश्मन को फना कर देने का अज़म। इस दुश्मन को जो हमें नीस्तो नाबूद करने पर तुला हुआ था। हम बका की जंग लड़ने वाले हर अफरियत से टकराने का हौसला रखते थे। दुश्मन ने अपने घिनौने मकसद के लिए 5 तारीख का प्रोग्राम बनाया था। आज 4 तारीख थी और हम इस पर ऐन आखिरी लम्हों में ज़रबकारी लगाने जा रहे थे। चंद मिनट बाद हम अंधेरों की चादर में लिपटे एयरबेस की इमारत में दाखिल हो रहे थे। रनवे से कुछ दूर ही ट्रक रुक गया। तमाम जवान बारी बारी छलांगे लगाकर फॉल इन हो गए। हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र रोशनियाँ बुझा दी गई थीं। कहीं कहीं रनवे के साथ साथ हल्की रोशनी के सिग्नल नुमा बल्ब जल बुझ रहे थे। ये भी सिर्फ हमारी खातिर ही किया गया था। एक मरतबा फिर हमने एक दूसरे को चेक किया। मेरा रेडियो ऑपरेटर मेरे साथ ही खड़ा था। जैसे ही हमें दूर खड़े जहाज़ के करीब से लाइट सिग्नल मिला, हम इस सीमत चल दिए। गंभीर सन्नाटे में सिर्फ जवानों के पाँव की ठक ठक गूंज रही थी। जहाज़ के बिल्कुल करीब हमारी कंपनी के मेजर साहब खड़े थे। हमारे सैल्यूट वसूल करने के बाद उन्होंने एक कतार में खड़े जवानों पर एक भरपूर निगाह डाली। इनकी आंखों में जलते अंगारे साफ दिखाई दे रहे थे। वो अपने जियालों को अलविदा कहने आए थे। जैसे ही वो आखिरी जवान के सामने से गुजरे, जहाज़ की दुम यानी टेल यकदम खुल गई और यूं लगा जैसे किसी बहुत बड़े मगरमच्छ ने अपना जबड़ा खोल दिया हो। कम ऑन टाइगर्स मेजर की दहाड़ गूंजी। अल्लाह अकबर जवान गरजे। एक एक करके वो जहाज़ में सवार हो रहे थे। सबसे आखिर में मैं जहाज़ में दाखिल हुआ। गुड लक जंप मास्टर, उन्होंने मेरी पीठ पर प्यार से धूल जमाई। जहाज़ में नीम तारीकी छाई थी। तमाम जवान अपनी अपनी जगह जमकर बैठ गए थे। इनके चेहरों पर संजीदगी और आंखों में कहर ठाठे मार रहा था। मेरे अंदर दाखिल होते ही जहाज़ की टेल बंद हो गई। इसके सोए इंजन जागे और इसने रनवे पर दौड़ना शुरू कर दिया। फिर हल्के से इरताश के साथ जहाज़ फिजाओं का सीना चीरता आगे बढ़ने लगा। अंदर फैली हुई संजीदगी में मुझे अजीब सी घुटन का एहसास होने लगा था। फिर मुझे PTW यानी पैराशूट ट्रेनिंग विंग याद है और मैंने नौजवानों को ललकारा, हाउ आर यू एयरबोर्न। इनकी धाड़ें गूंजने लगी। इसके बाद तो हवा बरदोश के नारों ने तसलसल इख्तियार कर लिया। जिस तरह हम लोग ट्रेनिंग में गला फाड़ फाड़ कर यह नारा लगाया करते थे, वही दीवानगी आज फिर हम पर तारी थी। जूं जूं वो नारे लगाते इनके जोश गज़ब में इजाफा होता जा रहा था। फिर वो वक़्त भी आ गया जब हम दुश्मन के इलाके में दाखिल हो चुके। ड्रॉपिंग जोन नज़दीक आया तो जिस्मों में चिंगारियां सुलगने लगीं। दुश्मन के इलाके में रडार रेंज से बचने के लिए हम लोग खासी नीची परवाज कर रहे थे। हमने दुश्मन के अकब में एक घने जंगल में नीचे उतारने का मंसूबा बनाया था, जहां हमारे दूसरे साथी ज़रूरी असला और साजो सामान के साथ हमारे मुंतज़िर थे। रात का एक पहर गुजर चुका था जब जहाज़ के दोनों दरवाज़ों के ऐन ऊपर आवेज़ा सुरख बल्ब रोशन हो गए और इसके साथ ही इन बल्बों के ऊपर लगी बड़ी सी घड़ी पर हिंसे जलने बुझने लगे। ये देखते ही मेरे होंठ थिरक उठे। स्टैंड अप। और फिर ये अंदाज़ा करने के लिए मेरे इस हुक्म पर जवानों के क्या तासुरात हैं, मैंने उनकी जानिब नज़र डाली ही थी कि जहाज़ के दोनों दरवाजे अपनी मखसूस गिड़गिड़ाहट की आवाज़ पैदा करते हुए ऊपर उठ गए। पट खुलते ही हवा की तंदो तेज़ लहरें जहाज़ में दुराईं। जाने हमारी आमद पर वो क्यों इतनी सीख पा हो गई थी कि बगोलों की तरह हमारे कदमों से लिपटने लगी और तूफ़ानों की तरह जहाज़ से पंजा आजमाई करने लगी। जहाज़ तो डोलने लगा था, लेकिन आफरीन है हमारे जवानों पर, जैसे कुछ और देख ही नहीं रहे थे। मशीनी अंदाज में अपनी आखिरी मशक दोहरा रहे थे।
वही सबक जो अपने से आगे वाले साथी का हॉर्न्स और पैराशूट चेक करने और उसे पास कहने पर मुश्तमिल था। और ये सारा अमल थोड़ी ही देर जारी रहा, फिर ये तूफान खुद ब खुद सिमट गया। सितारों के इस साए में हम अपना ऑपरेशन शुरू कर रहे थे, उसी रोशनी में जब आकाश से पाताल तक सारे अनदेखे रास्ते हमारा इंतज़ार करते साफ दिखाई दे रहे थे। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।